हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने वन शॉट के सीरीज को। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहेवियर ऑफ गैसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। कोशिश रहेगा कि जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है बिहेवियर ऑफ गैसेस का वो सारा इस वीडियो में कवर हो जाए और उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग जो न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है इस चैप्टर पे उनको हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैप्टर का नोट्स होगा वो सारा का सारा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, तो आप वहां से उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपका कोई डाउट आता है तो उस डाउट को अपने तक मत रखना, ठीक है। कमेंट सेक्शन है, जाओ वहां पे जाके अपना डाउट पूछो, या फिर एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाए तो उस ग्रुप को ज्वाइन करके अपना डाउट वहां पे पूछ सकते हो। हम डेफिनेटली आप लोगों को आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, ट्यूशंस में, स्कूल्स में, और लाइक का भी ऑप्शन होता है, तो वीडियो अगर पसंद आता है तो थोड़ा लाइक कर देना। वीडियो के साथ थोड़ा सा एंगेजमेंट रखना है, ठीक है। और एक हम बोले थे कि हाइप का ऑप्शन है लाइक शेयर में, तो अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिखता है तो प्लीज वीडियो को हाइप कर देना। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यूट्यूब हमारे वीडियोस को पहुंचाएगा, तो जिससे थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा। और यही एक चीज है जो अभी आप मेरे लिए कर सकते हो, तो इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग कर दोगे, तो प्लीज कर देना इसको, ठीक है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाओ, बिहेवियर ऑफ गैसेस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर से। हम लोग जानते हैं कि जो मैटर का स्टेट होता है, स्टेट ऑफ मैटर, तीन हम लोग पढ़े थे, या अब तक हम लोग यही तीन पढ़ते आए हैं। कौन कौन सा है? सॉलिड है, लिक्विड है, और तीसरा हाईलाइटेड चीज जो कि क्या है हम लोगों का? गैस है। इसके अलावा दो और हम लोग पढ़े हैं, एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, और एक क्या पढ़े थे? बोर आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो मैटर का ले लीजिए, हम लोग के पास कितना है? ये 5 स्टेट है। इन पांचों स्टेट में अभी हम लोग को किसके बारे में डिस्कस करना है? गैसेस के बारे में डिस्कस करना है। तो जो बेसिक प्रॉपर्टी है गैस का वो ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि भाई गैसेस के पास क्या होता है? नो फिक्स साइज और शेप और वॉल्यूम। ना गैस के पास अपना कोई फिक्स साइज होता है, ना ही कोई शेप होता है, ना ही कोई वॉल्यूम होता है। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है गैस का? बहुत ज्यादा हाई होता है। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े थे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या पढ़े थे? पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े थे? क्या पढ़े हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वेरी लो। इतना चीज हम लोग को पता है गैसेस के बारे में। हम मान के चले कि इतना चीज आप लोगों को पता है कि गैसेस का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, जिस शेप में चाहोगे उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। साइज भी उसका कुछ फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। इसका वॉल्यूम को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस। गैसेस में क्या होता है? ये बहुत हाई होता है और इसको हम जितना चाहे उतना ज्यादा हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैस कैसे अट्रैक्ट करता है? बहुत कम अट्रैक्शन रखता है, बहुत कम, ना के बराबर अट्रैक्शन होता है गैसियस मॉलिक्यूल्स में। इतना सारा चीज तो हम लोग को पता है। अच्छा, एक दो और पॉइंट है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक है बाबू आप लोग का कंप्रेसिबिलिटी। स्पेलिंग देख लेना कंप्रेसिबिलिटी का। ओके, तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग के पास एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारा गैसेस मॉलिक्यूल है, तो इन गैसेस मॉलिक्यूल को क्या करना है? कंप्रेस करना है, दबा देना है। तो क्या हम लोग गैसेस को दबा सकते हैं? क्या कंप्रेस कर सकते हैं? बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, बहुत ज्यादा। गैसेस को हम लोग जितना चाहे उतना ज्यादा क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। जितना चाहे तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत हाई लेवल तक हम लोग क्या कर सकते हैं? गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। इवन देखो ना, हम लोग जो परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो होता क्या है? वो एक्चुअली में गैस होता है, बट उस गैस को इतना हाई प्रेशर से हम लोग प्रेस किए हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और छोटा सा बॉटल के अंदर हम लोग उसको रख देते हैं। जैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, स्प्रे करते हैं, वो बाहर तो आता है एज ए लिक्विड फॉर्म में, बट थोड़ा सा हीट मिलने का, बॉडी का जस्ट हीट मिलता है, या रूम में जो हीट है बस वो हीट मिलता है, उससे वो क्या करता है? वापस से एक्सपैंड करके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो गैसेस को हम लोग बहुत हाई लेवल तक क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है बाबू एक्सपैंडिबिलिटी। एक्सपैंडिबिलिटी अभी हम बोल रहे हैं, या फिर ये सही वर्ड तो नहीं है, बट ठीक है। एक्सपैंडिबिलिटी का क्या मतलब है? एक्सपेंसिबिलिटी होगा। हाँ, तो एक्सपेंसिबिलिटी होगा, देखना बुक में, या एक्सपैंडिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि हम लोग गैसेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो इसका भी आंसर क्या है? यस, यस।
गैसेस को बहुत हाई लेवल तक हम लोग क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं, बहुत हाई लेवल, जितना आप सोच सकते हो उससे ज्यादा लेवल तक हम लोग गैसेस को फैला सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी हाई होता है, एक्सपेंडिबिलिटी हाई होता है, ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान दे दें। अच्छा, नोट में एक प्रॉपर्टी लिखना जिसको हम लोग अभी क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। लास्ट टाइम जब हम डिफ्यूजन बोले थे तो एक दो स्टूडेंट का थोड़ा सा डाउट रह गया था और पूछ भी रहा था, शायद वो गलत हम समझा दिए, ऐसा तो हो सकता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन में क्या चीज बोलते हैं, हम जो बताया वो समझो पहले। फ्लो ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, तो हम कुछ इस तरीके का बात बोले थे लास्ट टाइम भी कि डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है फ्लो ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, गैस का जो मॉलिक्यूल्स होगा, ये जो गैस का मॉलिक्यूल्स है, ये सारा मॉलिक्यूल्स का होगा फ्लो, और इसी फ्लो को जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब देखो ये जो हम अब बोल रहे हैं ना, हम इस सेंस में बोल रहे हैं कि हम लोग के पास चारों तरफ क्या है। अगर यहाँ पे हम इससे कंटेनर का बात करें, इस कंटेनर में क्या है, गैस है। लेट्स से यहाँ पे बहुत सारा O2 है, O2 है, O2 है, O2 है, बहुत सारा ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन है। बाहर में क्या होगा, बाहर में एयर ही ना होगा। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा होल कर देते हैं, इस होल से क्या होगा, बहुत सारा गैसेस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये गैस यहाँ से बाहर निकलेगा, O2 बाहर आएगा, तो ये क्या हुआ, फ्लो हुआ इस गैस का। ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पे फ्लो हुआ। तो इसी फ्लो ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन बोल रहे हैं। डिफ्यूजन इज अ फ्लो ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है इस बॉक्स के अंदर, वो कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, और बाहर में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, कंपेरेटिवली इस बॉक्स के कंपेयर में क्या है, कम है। इस वजह से यहाँ से गैस यहाँ बाहर की तरफ क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब इसी चीज को बुक में कैसे करके लिखा है, इसमें लिखा है इंटर मिक्सिंग of two or more gases spontaneously is called diffusion। ओके, तो ये किस सेंस में बोल रहा है, सेम बात बोल रहा है बट थोड़ा सा टर्म चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या हो रहा है, हम लोग चीजों को मिला रहे हैं। किन चीजों को मिला रहे हैं, दो या दो से ज्यादा गैसेस को। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से समझोगे तो अंदर में क्या है, गैस है, बाहर में क्या है, एयर, विच इज ऑल्सो अ गैस। तो गैस में गैस ही तो मिल रहा है ना, यहाँ पे भी तो गैस को हम लोग आपस में मिला रहे हैं। अच्छा, ये कैसा होना चाहिए इंटरमिक्सिंग, स्पॉन्टेनियसली होना चाहिए, इसमें मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। ये गैस अपने आप क्या करेगा, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो गैस है और यहाँ पे जो गैस है, क्या इसमें मेरा कोई रोल है। अब ये मत बोलना कि जो होल किए या नीचे में जो कैप लगाया इसको ओपन किया ये मेरा रोल है। अरे हम इस कैप को सिर्फ ओपन किए, हम गैस को थोड़ी ना बोले कि आके इसके साथ मिल जाओ, या फिर हम इस गैस में ऐसा थोड़ी ना कि कोई फोर्स लगा रहे या हीट कर रहे कि ये गैस यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये गैस अपने आप अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो हो रहा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस। तो इंटरमिक्सिंग हो रहा है दो या दो से ज्यादा गैसेस का, कैसे, स्पॉन्टेनियसली, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि अंदर में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज्यादा है, बाहर में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कम। तो फ्लो ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर टू लोअर। तो ये इस सेंस में हम ये डेफिनेशन लिखाए थे लास्ट टाइम भी और अभी भी, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग को डिफ्यूजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो गैस का बिहेवियर है, जो कि एक्चुअल चैप्टर है बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो गैस का जो एक्चुअल बिहेवियर है वो गैस के चार प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। चार प्रॉपर्टी कौन कौन सा है, प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस और मास ऑफ द गैस। तो बिहेवियर ऑफ गैस कंट्रोल्ड बाय बिहेवियर ऑफ गैस। अच्छा सा नोट्स बनाना, ये सारा चीज बहुत हेल्प करेगा आप लोग को एग्जाम्स में, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ गैस कंट्रोल्ड बाय, कौन कौन कंट्रोल करता है, जो गैस का वॉल्यूम है वो करेगा, जो गैस का टेम्परेचर है वो करेगा, जो गैस का प्रेशर है वो कर रहा होगा, और जो मास होगा गैस का वो भी क्या करेगा,
बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। तो ये चार चीज होता है जो गैस के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इन सब के यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज एग्जाम में जो आता है ना वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेगा, और उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप देखना कि वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर का अलग अलग यूनिट्स यूज करता है वो लोग। तो वो यूनिट्स का कन्वर्जन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब आप जाके न्यूमेरिकल्स को सही मायने में अच्छे से बना पाओगे। टफ न्यूमेरिकल्स का बात कर रहे हैं, जो इजी आता है ना वो लोग खुद से न्यूमेरिकल्स का वैल्यूज अच्छा से देता है ताकि आप इजीली कट कर दो, यूनिट कन्वर्जन ना करना पड़े। लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को ट्रिकी करता है या पेपर थोड़ा सा हार्ड बनाने का कोशिश करता है तो क्या करेगा, यूनिट्स को लेकर ही खेल रहा होगा कि यूनिट चेंज कर देते हैं, देखते बच्चा यूनिट को कैसे करके हैंडल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का मतलब क्या चीज होता है यार? वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी एक, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कंटेनर बनाए, इस कंटेनर के अंदर तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का ही सामान रख सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मेरे पास एक 5 लीटर का, समझो कि 1 लीटर का बॉटल है पानी का, तो उस पानी के 1 लीटर बॉटल में चाहे हम पानी रखें, चाहे हम दूध रखें, चाहे हम कोई ऑयल रखें, या हम कोई भी लिक्विड बोल गए, कोई जूस रखें, तो हम कुछ भी रख रहे लिक्विड फॉर्म में, तो कितना क्वांटिटी उसमें आ पाएगा। उसका वॉल्यूम अगर 1 लीटर का है तो उसके अंदर कितना लिक्विड आएगा, 1 लीटर ही आएगा। ठीक है, अच्छा, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका डेंसिटी क्या है, डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। ये चीज को समझना भी हम क्या बोल के गए, डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम दूध का बात करें या फिर अच्छा दूध नहीं, हनी, ठीक है, तो हम लोग एक बॉटल लेते हैं, 1 लीटर है, उसके अंदर हम लोग शहद रख लेते हैं, दूसरा एक बॉटल है उसके अंदर हम लोग पानी रख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हनी भी कितना आएगा, 1 लीटर, पानी भी कितना आएगा, 1 लीटर, बट दोनों का मास क्या होगा, अलग अलग होगा। हनी क्या होगा, थोड़ा भारी होगा, डेंसिटी उसका ज्यादा है। तो वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ बताता है कि कोई चीज के अंदर, कोई अगर बॉक्स है, कोई कंटेनर है, तो उसके अंदर कितना क्वांटिटी हम लोग रख सकते हैं बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कितना स्पेस उसके अंदर अवेलेबल है, और स्पेस हर चीज के लिए क्या होगा, इक्वली अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, अमाउंट ऑफ स्पेस प्रेजेंट इनसाइड एनी कंटेनर। ठीक है, स्पेस प्रेजेंट इन एनी कंटेनर। अब जो हम लोग यूनिट्स यूज करने वाले हैं, सबसे पहले तो एसआई यूनिट याद रखना बाबू। एसआई यूनिट जो होता है वॉल्यूम का, वो होता है मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। अब कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस हैं, अच्छा और भी थोड़ा सा लिख लो। एसआई यूनिट ऑफ मीटर क्यूब हो गया, अदर यूनिट पहले लिख लो, उसके बाद रिलेशन बताएंगे। अदर यूनिट में आपका कौन कौन सा यूज होगा, सेंटीमीटर क्यूब को आप देखोगे यूज होते हुए, एल लीटर को यूज होते हुए देखोगे, एम एल इसको यूज होते हुए देखोगे, और डेसी सेंटीमीटर क्यूब को भी यूज होते हुए देखोगे। और कुछ कुछ जगह पे ना सी सी लिख देगा, सी सी। सी सी का मतलब हम फिलहाल मैं से बोल दे रहे सेंटीमीटर क्यूब, बट सेंटीमीटर क्यूब नहीं होता है। लगभग सेंटीमीटर क्यूब ही आता है, बट ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, इसका कुछ और मीनिंग है। ठीक है, ओके, तो ये सारा यूनिट्स याद रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो आपको याद रखना चाहिए, तो नोट में लिख लेना इसको, रिलेशन को वॉल्यूम का। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसी सेंटीमीटर क्यूब। ये जब ना हम मेंसुरेशन करवाएं मैथ्स में, उसमें भी हम ये चीज बोले हैं कि ये वाला 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसी सेंटीमीटर क्यूब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये याद रखना, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये याद रखना। ठीक है, और क्या याद रखोगे, और याद रखोगे कि 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 ml के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 ml के बराबर होता है, इसको याद रख लेना। और एक लास्ट याद रख लो कि 1 डेसी सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, सेम ही बात हुआ ना, 1 लीटर को हम लोग डेसी सेंटीमीटर से रिप्लेस कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ वॉल्यूम्स का रिलेशन है और वॉल्यूम का एसआई यूनिट है जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर के लिए हम लोग कितने स्केल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए मेजरली 3 स्केल्स है जिनका यूज करते हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो कौन कौन सा है, सेल्सियस, दूसरा क्या है फ़ारेनहाइट, अगेन हम स्पेलिंग भूलेंगे, हमको पता है फ़ारेनहाइट, और आप लोग भूलोगे, पकड़ निकालोगे। ठीक है, तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अच्छा, अब टेम्परेचर मेजर किस चीज को करता है, टेम्परेचर जो होता है किस चीज को मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट है या कितना ज्यादा
उसके कम हीट है उसको मेजर करने का काम क्या होता है, टेम्परेचर का। एक चीज और याद रखना कि टेम्परेचर जो है ना वो एक तरीके का रिलेटिव क्वांटिटी है। टेम्परेचर कैसा क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लेट्स से कि देखो अपने आप को सोचो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तुम अपने आप को इस तरीके से सोचो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तो इतना सारा जो भी तुम्हारे पास पैसा है तो तुम तो अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर फील कर रहे हो कि यार मेरे पास तो इतना सारा पैसा है, हम तो बहुत ज्यादा अमीर है। लेकिन अगर तुम्हारा कंपैरिजन अभी हम करवाते हैं अंबानी के साथ तो तुमको तुरंत अपना गरीबी महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। यार मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है बट अंबानी सर के पास बहुत ज्यादा पैसा है, हमसे तो भाई बहुत ज्यादा पैसा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे पास जो पैसा है कुछ पर्टिकुलर लोगों से ज्यादा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि मेरे पास ज्यादा है। लेकिन जैसे हम कुछ दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं तब हम बोल सकते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा है, मेरे पास बहुत कम पैसा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? या फिर अपने आप को ऐसे सोचो ना एज के हिसाब से, तुम क्या बोल सकते हो कि हम एक कोई बच्चा है क्लास 6 का बच्चा है, हम बोल सकते हैं क्लास 6 के बच्चे से हम क्या है, सीनियर है। अपने आप को बोल सकते हैं हम क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, वो क्लास 6 में, तो हम उसके क्या हुआ, सीनियर हुए। अभी अपने आप को आप क्या बोल रहे हो, सीनियर बोल रहे हो। लेकिन अगर सेम टाइम में कोई 12th का जो बच्चा होगा उसके साथ अपना कंपैरिजन करोगे तब आप अपने आप को क्या बोलोगे, यार हम जूनियर है, वो मेरे सीनियर है। यानी अपने आप को तुम सीनियर भी बोल रहे हो और जूनियर भी बोल रहे हो रिस्पेक्ट में कि किससे कंपेयर हो रहा है। एक छोटे बच्चे से कंपेयर हुआ तो आप सीनियर हो, एक बड़े भैया से कंपेयर हुआ तो आप जूनियर हो। तो सिमिलर वे में टेम्परेचर क्या बताता है, हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है दूसरे बॉडी से कंपेयर करके कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के कंपेयर में गर्म है या ठंडा है। दो हम लोग ग्लास लिए पानी का, अब एक ग्लास में गर्म पानी हम लोग किए और एक ग्लास में नॉर्मल टैप वाटर किए, तो दोनों में से किसको बोलेंगे गर्म? ऑफकोर्स गर्म पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, गर्म है। टैप वाटर को ठंडा बोलेंगे। लेकिन टैप वाटर का कंपैरिजन फ्रिज वाले पानी से हुआ तो तब टैप वाटर हो जाएगा गर्म पानी और फ्रिज वाला पानी हो जाएगा ठंडा। तो ये टेम्परेचर क्या बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है, जो हम लोग कंपेयर करके बताते हैं। इट्स अ रिलेटिव क्वांटिटी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल में जो यूनिट्स लिखना होता है वो लोग डिग्री सेल्सियस करके लिखते हैं, फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट करके लिखते हैं, और बहुत सारा बच्चे लोग इसको डिग्री केल्विन लिख देना। डिग्री केल्विन मत लिखना, मार्क्स कट दिया जाएगा। ठीक है, तो मार्क्स काटेगा तो फिर बहुत तकलीफ होगा। केल्विन को हम लोग सिर्फ के लिखते हैं, कैपिटल के। ठीक है, स्मॉल के भी नहीं, कैपिटल के। तो 3 यूनिट्स होता है टेम्परेचर का, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इसको याद रखना। नोट में एक रिलेशन यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो रहा है बोर्ड, आई नो, बट क्या ही करें, जगह कम है तो 1 डिग्री नहीं बोल सकते हम लोग। डिग्री सेल्सियस को इसमें केल्विन में कंपेयर करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू जितना होता है 273 डिग्री केल्विन का भी वैल्यू उतना ही होता है। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये हम लोग एक्चुअली लिख रहे हैं कि एक्सचेंज, अगर हम लोग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होंगे, अगर हम लोग सेम टेम्परेचर केल्विन में मेजर करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 273 केल्विन आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अच्छा, एक चीज और याद रखना जो ध्यान से एकदम नोट में लिखना कि चेंज इन सेल्सियस स्केल, यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। डेल्टा टी इन सेल्सियस इक्वल्स टू डेल्टा टी इन इररिस्पेक्टिव टेम्परेचर कुछ भी हो डिग्री सेल्सियस में या डिग्री केल्विन में, जो चेंज होगा टेम्परेचर का, जो चेंज आएगा, हम जब गर्म करेंगे किसी चीज को, ऐसे हम बोलना चाह रहे हैं ना कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी डाल दिए, उसको हम लोग किए गरम करने के बाद हम लोग 2 थर्मोमीटर लेके आए। एक थर्मोमीटर किस में मेजर करता है, आपका सेल्सियस स्केल में, और दूसरा जो थर्मोमीटर है वो केल्विन स्केल में मेजर करता है। दोनों को डिप किए, डिप करने पे सेल्सियस में मान लेते हैं कि अभी 0 डिग्री आया, ठीक है, और केल्विन वाले में आपका 273 आया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उसको और गर्म किए, गर्म करने के बाद आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर कितना हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन स्केल में ये टेम्परेचर कितना हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग जब चेंज निकालेंगे तो चेंज कितना आएगा, यहाँ पे कितना चेंज हुआ, 0 से 27 यानी 27 डिग्री का चेंज आया। यहाँ पे 273 से 300, यहाँ पे कितना चेंज आया, सेम 27। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेम्परेचर डेल्टा चेंज इन सेल्सियस, यानी टेम्परेचर का जो चेंज होगा सेल्सियस में, टेम्परेचर का जो चेंज होगा केल्विन में, वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, अगर हम लोग सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं +273, वापिस आते हैं केल्विन से सेल्सियस में -273। तो ये याद रखना, सेल्सियस से केल्विन +273, केल्विन से सेल्सियस -273। ठीक है, अब आते हैं अपना कहानी लेके किस पे, प्रेशर पे। तो प्रेशर का एसआई यूनिट तो इतना प्रेशर का कि क्या ही बोले हम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट। हम लोग जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को
क्या बोला जाता है, पास्कल भी बोला जाता है। और अदर यूनिट्स में क्या है, अदर यूनिट में आपका आता है बाबू टॉर, आता है एटीएम, आता है बार, सीएमएचजी, एमएमएचजी। तो भाई देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट। और एक है पीएसआई, पाउंड स्क्वायर इंच। तो ये सारा अदर यूनिट्स है प्रेशर का, ठीक है। तो एक चीज जो याद रखना है वो ये है कि 1 atm इज इक्वल टू कितना CmHg और कितना mmHg। तो ये यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है। 1 atm इज इक्वल टू 76 CmHg इज इक्वल टू 760 mmHg। देखो ना, सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट किए बस। तो ये वाला रिलेशन एटलीस्ट आप लोग को याद होना चाहिए। तो जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है वो ज्यादा इन्हीं पे लेकर आप लोग को खेल रहा होता है कि एटीएम में और सीएमएचजी इनमें यूनिट्स का कन्वर्जन रहता है। तो थोड़ा सा इसको देख लेना। जो मास है, मास हम लोग किस में मेजर करेंगे, हम लोग ऐसे लेंगे तो ग्राम्स में, बट जो यूज करेंगे वो इस चैप्टर में क्या होगा, मोल होगा। अगर आप लोग पहले के वीडियोस देखे हो या फिर अगर आप अच्छे से थोड़ा पढ़े हो तो आपको पता हो कि मास हम लोग मोल में कन्वर्ट करते हैं, या केमिकल कैलकुलेशन वाला जो चैप्टर है उसको अगर आप लोग देखे हो तो वहां पे भी आपको पता है कि मास को हम लोग हमेशा केमिस्ट्री में एज अ मोल ट्रीट करते हैं। मोल निकाल देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात कर देते हैं। तो यहाँ तक हम लोग आई होप जो इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग समझ गए होंगे। जल्दी से इसको कॉपी करो। इसके बाद देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके बाद गैस लॉ पे आएंगे। जल्दी से इसको कॉपी करो। ओके, तो चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोग हेडिंग लगाओ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखो जो गैस लॉ है, इन सारे गैस लॉ चाहे बॉयल्स हो, चार्ल्स हो या कोई भी गैस लॉ है, उसको अगर अच्छे से समझना है तो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत अच्छे से समझ में होना चाहिए। एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर है, हर चीज एकदम अच्छे से वहां पे हमको समझ में आ रहा है। तब आप गैस लॉ को बहुत आराम से रिलेट कर पाओगे, चीजों को अच्छे से समझ पाओगे और लंबे समय तक क्या कर पाओगे, याद रख पाओगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगाओ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमको ऐसा लग रहा है कि हम गलत मार्कर उठा लिए। ओके, तो दूसरा लिया, देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो सबसे पहला पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि गैसियस मॉलिक्यूल, ये हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं, ठीक है। फिर लिख रहे हैं गैसियस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। जल्दी जल्दी लिखते हैं, ठीक है। तो गैसियस मॉलिक्यूल हमेशा क्या रहेगा, रैंडम मोशन में रहेगा। रैंडम मोशन का मतलब हम क्या बताए थे, लास्ट टाइम भी बताए थे कि जो रैंडम मोशन का मतलब होता है कि अगर हम लोग के पास एक कंटेनर है, इतना बड़ा कंटेनर है और इसमें बहुत सारा गैस का छोटा छोटा बहुत सारा छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है। तो ये सारा छोटे छोटा मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, जिधर दिल करेगा वहां पे घूम रहा होगा, जहां मन करेगा वहां जाएंगे, जहां रोकेगा लोग वहीं पे जाएंगे। तो ये गैसियस मॉलिक्यूल क्या होगा, चारों तरफ मूव कर रहा होगा और कभी रुकेगा नहीं। ये ऑलवेज इन रैंडम मोशन, हमेशा क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी है किसका, गैसियस मॉलिक्यूल का, कि दे आर ऑलवेज मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन, इन अ रैंडम मोशन। ओके, जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, या साइज मत लिखना, वॉल्यूम लिखो। साइज से बेटर है यहाँ पे वॉल्यूम लिखो। वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज आर, है ना, आर ग्रामर, आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है, उस कंटेनर के वॉल्यूम के सामने जो गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। इसको ऐसा फील करो कि पूरा का पूरा दुनिया कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस पूरा का पूरा दुनिया में मेरा वॉल्यूम कितना होगा, मेरा जगह कितना, हम कितना जगह ले रहे हैं, हम बहुत कम जगह ले रहे हैं। इतना बड़ा इस दुनिया में मेरा क्या वैल्यू है, ऐसे सोच के देखो, ठीक है। तो हम लोग उसी तरीके से गैस का मॉलिक्यूल को सोचे कि इतना बड़ा बॉक्स, उसमें एक मॉलिक्यूल, उसका क्या हैसियत है। अगर उसको निकाल भी देंगे तो ऐसा थोड़ी ना बोल सकते कि हाँ गैस अब इसमें खाली हो गया, गैस बहुत सारा निकल गया, ऐसा नहीं बोल सकते। एक मॉलिक्यूल के आ जाने से या एक मॉलिक्यूल के निकल जाने से कोई गैस के वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस, गैसेस मोल है लिखे हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल होता है किसके कंपेयर में,
वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपेयर में, जो भी कंटेनर इस्तेमाल हो रहा उसके सामने गैस का वॉल्यूम कुछ नहीं है, ना के बराबर है, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज हम ना प्रॉपर्टीज में बोलना भूल गए, वो लिख लेना। गैसेस तो प्रेशर बता रहे थे ना उसी टाइम में, गैसेस एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस जो प्रेशर लगाता है वो कहाँ लगाता है, वो चारों डायरेक्शंस में लगा रहा है, चारों डायरेक्शंस में गैसेस का प्रेशर लगता है, और ये जो प्रेशर होता है चारों डायरेक्शन में ये इक्वल भी होता है। तो गैसेस एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इन इक्वल अमाउंट, ओके। अब यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, ऑल द प्रेशर ऑफ द गैस, all the pressure of the gas is only and only due to collision with wall of container। जो हम लोग का गैस का जिस कंटेनर में गैस को रखा गया है उस कंटेनर का वॉल ये गैसियस मॉलिक्यूल क्या करेगा, बार बार जाके उसके साथ टकराएगा। अरे यार कोई भी एक कंटेनर में रख दिए और तुम लोग सोचो ना कि आग पे पट्टी बांध के एक खाली रूम में हम बोले कि बस चलते रहो, 2 मिनट तक चलते रहना, रुकना नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, अचानक से दीवार से टकराओगे, इस दीवार से टकराओगे। तो ये जो टकराना हुआ, ये जो हम लोग टकरा जा रहे हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोलिजन बोल रहे हैं। तो गैसियस मॉलिक्यूल कभी ना कभी इस दीवार से जाके टकराएगा, ये मॉलिक्यूल कभी ना कभी इधर जाके इससे टकराएगा, कोई कहीं नहीं जा रहा है, ये इधर जाके टकराएगा, ये इधर जाके टकराएगा। तो ये जो वॉल के साथ कोलिजन हो रहा है, इस पॉइंट पे जो कोलिजन हो रहा है, इन्हीं कोलिजन की वजह से यहाँ पे क्या डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा। ऑल द प्रेशर, गैस के पास जितना भी प्रेशर होता है, ये सारा का सारा प्रेशर गैस का कहाँ से आता है, कोलिजन के साथ वजह से आता है। कहाँ से कोलिजन करना है, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जो कोलिजन करेंगे उसके साथ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, अगर हमको गैस का प्रेशर बढ़ाना है तो हमको क्या करना होगा, कोलिजन को बढ़ाना होगा। ध्यान से बात को सुनना, अगर हमको गैस का प्रेशर को बढ़ाना है, क्या बढ़ाना होगा, कोलिजन का। ये इसका पार्ट नहीं है बट इसको लिख के रखो, बाद में हम लोग जब लॉ को समझेंगे तो वहां काम आएगा। प्रेशर को बढ़ाना है तो कोलिजन को बढ़ाना होगा, प्रेशर को बढ़ाना है तो कोलिजन को बढ़ाना होगा। अच्छा, प्रेशर को बढ़ाना नहीं है, ये आप लोग दूसरे लाइन में लिखना, प्रेशर को घटाना है तो कोलिजन को घटाना होगा। प्रेशर को अगर हमको कम करना है गैस का तो कोलिजन का भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कैसे करेंगे वो बात की बात है। अगर हमको प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, सी, तो हमको कोलिजन को भी क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। ये चीज क्लियर है। प्रेशर बढ़ाना है तो कोलिजन बढ़ाना होगा, प्रेशर घटाना है तो कोलिजन को घटाना होगा, और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो कोलिजन को कांस्टेंट रखना होगा। तो ये चीज अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत हेल्प होगा हम लोग को आगे लॉ को समझने में, गैस के लॉ को, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल के पास, काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब, काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि कोई भी चीज अगर मूव कर रहा है तो उसके पास होगा काइनेटिक एनर्जी। हम लोग पढ़े 2 तरीके की एनर्जी, अगर कोई चीज रुका हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी। 9-10 में बस इतना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही पॉइंट पे पढ़े, गैसियस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, मोशन में है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे एवरेज वर्ड क्यों इस्तेमाल किए, एवरेज वर्ड इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस है सारा मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा होगा, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा होगा। तो ये जो मोशन है वो सबका अलग अलग है, तो सबके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो एवरेज का बात करेंगे, सबका काइनेटिक एनर्जी लेके उसको डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उससे डिवाइड किए, तो इससे क्या आता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो उस एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो कि गैसेस मॉलिक्यूल का होगा वो किस पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मत लिखो, टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखो। यानी टेम्परेचर में तो करेगा बट कौन से टेम्परेचर से मेजर करना है, केल्विन स्केल वाला। तो केल्विन स्केल वाला जो टेम्परेचर होता है उससे हम लोग जब बढ़ाएंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगा, गैसेस का बढ़ने लगेगा, ठीक है। आई थिंक हम ऑलमोस्ट सारा पॉइंट लिखा दिए, एक पॉइंट लिख लो, और ऑल द कोलिजन्स
आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है नो लॉस ऑफ एनर्जी। किसी भी तरीके से गैसेस टकरा के अपना एनर्जी लॉस नहीं करेगा। रियल लाइफ में क्या होता है कि जब हम लोग कोई एक चीज दूसरी चीज से आके टकरा जाता है तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। दो चीज जब एक दूसरे से टकराता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो साउंड एंड हीट है क्या? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब दो चीज टकराया तो दोनों के पास पहले जो आ रहा था इसके पास काइनेटिक, ये आ रहा था इसके पास काइनेटिक, दोनों आके टकरा गया। इस टकराने पे साउंड प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस। तो इन लोगों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में क्या हुआ? लॉस हुआ। हीट एनर्जी में क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो गैसेस का मॉलिक्यूल आपस में टकराता है वहां पे किसी तरीके का लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। ऑल द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये जो 5 पॉइंट्स है काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, ये अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये सारा का सारा जो पॉइंट्स अभी हम लोग लिखे हैं ये क्या है? ये है एक अजम्पशन। अजम्पशन का क्या मतलब अबू? अजम्पशन का मतलब है कि हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि गैसेस इस तरीके का बिहेवियर शो करता है। अगर ये नहीं मानेंगे तो गैस का लॉ अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब अगर आप क्लास 11 में साइंस ले लोगे, सेम चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पे देखना हम लोग इस अजम्पशन को हटाएंगे और साथ में वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। तो वो तब की कहानी है, अभी रहने दो, अभी बस इतना देखो। अच्छा, एक और चीज जो मेरे को बोलना था इस पॉइंट से रिलेटेड, पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे देखो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। काइनेटिक एनर्जी मतलब, काइनेटिक एनर्जी का मतलब जो गैसेस मूव कर रहा है वो एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बिकॉज डायरेक्टली है। अच्छा, हम टेम्परेचर बढ़ाएं, काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? बढ़ गया। यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये पॉइंट 4 के रिलेटेड है, तो यहाँ पे नोट में दिमाग में रखना। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मोशन बढ़ेगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब है मोशन बढ़ेगा। और मोशन बढ़ेगा तो क्या हम लोग बोल सकते हैं? कोलिजन बढ़ेगा। अगर कोई चीज ज्यादा स्पीड में मूव करना स्टार्ट करेगा तो चांसेस है तो इसका कोलिजन बन। ये गैस का मॉलिक्यूल धीरे 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 मूव कर रहा है। कोई भी कंटेनर है, इस कंटेनर में धीरे 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 मूव कर रहा है और अचानक से टेम्परेचर बढ़ा दी, एकदम पागल लोग के जैसा मूव करना स्टार्ट। तो ये जो मूवमेंट हुआ उसमें ज्यादा कोलिजन होगा, ये जो धीरे धीरे मूव कर रहे थे उसमें ज्यादा कोलिजन होगा। ऑफकोर्स टेम्परेचर बढ़ाने पे जो मोशन बढ़ा है उसमें कोलिजन ज्यादा होगा। तो ये चीज हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ कोलिजन इनडायरेक्टली। ऐसे तो ये फ्लो पूरा पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, उसके बाद मोशन बढ़ा और उसकी वजह से कोलिजन बढ़ा। आई होप आप लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। पक्का? ठीक है, तो अब हम लोग यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मिटाने का जरूरत नहीं है। बॉयल्स लॉ छोटा सा है, ज्यादा बड़ा है नहीं। तो बॉयल्स लॉ का डेफिनेशन क्या है? बॉयल्स लॉ बोलता है कि भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो वॉल्यूम होता है गैस का और जो प्रेशर होता है गैस का, वो दोनों का क्या है? इनवर्सली रिलेशन है। बेसिकली साइंटिस्ट लोग किया क्या, गैस का 4 बिहेवियर है ना, उन चारों में से दो को पकड़ा कि 2 को देखते हैं, बाकी को कांस्टेंट रखते हैं। तो बाकी के 2 बिहेवियर्स को कांस्टेंट रखा और इन कोई दो बिहेवियर को आपस में इंक्रीज डिक्रीज करके चेक किया कि एक को इंक्रीज करते तो दूसरे पे क्या असर पड़ता है, दूसरे को इंक्रीज करते तो पहले वाले पे क्या असर पड़ता है। इस तरीके का वो लोग रिलेशन चेक किया। ठीक है, तो बॉयल्स क्या किया? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि भाई अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या रखेंगे? कांस्टेंट, तो जो वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, जो गैस का गिवन मास का वॉल्यूम होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये याद रखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। गैस के प्रेशर का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? घटने लगेगा। इस तरीके का चीज। अब थोड़ा सा इसको सोचो, यहाँ पे सोचो हो क्या रहा है इसको जिस तरीके से। अच्छा, हम लास्ट टाइम पिस्टन से समझाए थे तो पिस्टन से ही समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक पिस्टन बना लिए छोटा सा,
पिस्टन बना लिया और यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं दो रेगुलेटर, एक टेम्परेचर को चेक करता है और एक प्रेशर को चेक करता है ना। यहाँ पे एक नीडल है, तो एक जगह पॉइंट करेगा। हाँ, यहाँ पे जो नीडल है वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके का बना दिया हम लोग सिस्टम। अंदर में क्या है, गैस का छोटा छोटा बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, गैसेस मॉलिक्यूल है। अभी हम लोग यहाँ पे एक सिनेरियो लिए कि स्टार्टिंग में हम लोग देख लें कि इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है, कुछ प्रेशर है, कुछ टेम्परेचर है। हम लोग टेम्परेचर को सबसे पहले क्या किए, हम लोग सबसे पहले टेम्परेचर को किए कांस्टेंट, कि भाई कुछ भी हो जाए टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर अब चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर को फिक्स किए। उसके बाद धीरे धीरे इस पिस्टन को हम लोग क्या करना स्टार्ट किया, प्रेस करना स्टार्ट किया, प्रेस करना स्टार्ट किया, प्रेस करना यहाँ पे ले आए। तो प्रेस करते 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 कहाँ आ गए, इस पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए, है ना। इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचे तो ये सारा जो ऊपर का मॉलिक्यूल्स है ये सब दब के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, होगा इसी तरीके का सिनेरियो होगा। तो अभी आप देखो ध्यान से कि आप किए क्या, कि आपके पास तो कोई वॉल्यूम था V1, उसके बाद आपके पास कोई प्रेशर भी था P1 स्टार्टिंग में। ये हम लोग कौन सा केस ले रहे हैं, इनिशियली मेरे पास वॉल्यूम 1 था और प्रेशर भी उस टाइम कुछ 1 था, कुछ ना कुछ वॉल्यूम था, कुछ ना कुछ प्रेशर था। लेट्स से आप मान के चलो ऐसे लिखते हो, V1 का वैल्यू आपके पास 1000 था और P1 का वैल्यू आपके पास 500 था, ठीक है। इतना तो होगा नहीं बट था, तो वॉल्यूम आपके पास 1000 था, प्रेशर आपके पास 500 था। बहुत अच्छा बात, इसको थोड़ा कम करते हैं, 50 करते हैं, ठीक है। अब ठीक, तो इतना वॉल्यूम और इतना आपके पास प्रेशर था। उसके बाद आप क्या किए, इसको प्रेस किए। प्रेस जैसे ही करे तो एक कंडीशन आया, हम लोग इसको बोलेंगे कंडीशन 1। इस कंडीशन 1 में आपके पास नया एक वॉल्यूम देखने को मिला जो कि पहले के कंपेयर में क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो लेट्स से घट के कितना हो गया, 20 हो गया। वॉल्यूम 100 था, दबाएं तो क्या हुआ, वॉल्यूम घट के 20 बचा। तो इस टाइम पे आपका प्रेशर क्या होगा, इनवर्सली रिलेशन है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी वॉल्यूम को घटाएं तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ा और प्रेशर बढ़ के कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो जा रहा है 5 तो 25 होगा, 55,000, हाँ 250 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 20 पे है तो ये कहाँ पहुंच गया, 250 पे। देखो ना, वॉल्यूम घटाए तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। एक और कंडीशन लेते हैं, हम लोग सपोज करो कि इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, बहुत ज्यादा, ये जहां पे था उससे भी ऊपर लेके चले गए। अभी इमेजिन करो कि हम लोग उससे ऊपर लेके चले गए, जगह तो है नहीं बट लेके चले गए। तो लेकर जब चले जाएंगे तो होगा क्या, इन गैसेस मॉलिक्यूल के पास बहुत सारा स्पेस आ जाएगा। तो ये सारे स्पेस में क्या हुआ, फैल गया, सारे स्पेस में फैल गया, हाँ भाई फैल गया। तो इस फैलने की वजह से एक नया वॉल्यूम मिला मेरे को, वो कितना मिला, लेट्स से 200। तो जो नया प्रेशर बनेगा वो क्या आया, 25 आया। तो यहाँ पे आपको याद देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि वॉल्यूम को जब हम लोग घटाए तो प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया। वॉल्यूम को हम लोग बढ़ाए, प्रेशर क्या हुआ, घट गया। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। बट ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े कि जो प्रेशर होता है गैस का वो किसकी वजह से आता है, ऑल द प्रेशर ऑफ द गैस इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो जो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलिजन होगा उसकी वजह से क्या डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप होता है। क्लियर, ठीक है। तो जब हम अभी इतना स्पेस रखें, ठीक है, अभी इनिशियल कंडीशन 150, जब हम इसको प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, दबाने के बाद क्या होगा, दबाने के बाद जो जगह है वो कम हो जाएगा। तो जैसे ही जगह कम हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे कोलिजन जो होगा, टकराना जो वॉल के साथ, वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इमेजिन करना, थोड़ा सा सोचना क्या चीज है। सपोज करो कि तुम्हारे स्कूल का एक बहुत बड़ा हॉल है या कोई ग्राउंड है, कोई बहुत सारा एडन गार्डन, ठीक है। तो एडन गार्डन का हम लोग का पूरा ग्राउंड है, उस सारे ग्राउंड में लेट्स से 500 बच्चे जो है, 500 स्टूडेंट आप लोग वहां पे पूरे सब खड़े हो और सबके आंख पे पट्टी बांध के बोल दिया गया चलो, बस दौड़ते रहना, 5 मिनट तक रुकना नहीं है, बस टकराना है, चलते रहना और एक दूसरे के साथ टकराते रहना, ठीक है। तो वहां पे टकराएंगे, कोलिजन होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, उन सारे बच्चों को 5 मिनट कोलिजन हो गया, उनको उठा के एक छोटा सा रूम में लेके आते हैं, ठीक है। उस रूम में लाके सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, आंख पे पट्टी 5 मिनट तक बोलते हैं कि भाई इस रूम में मूव करते रहना। तो जब वो मैदान में मूव कर रहा था और जब उस रूम में मूव कर रहा था, ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन कहाँ होगा, ग्राउंड पे या रूम पे, ये सोचना है। तो अगर आपका आंसर हो रहा है कि भाई ग्राउंड पे कम होगा और रूम पे ज्यादा कोलिजन होगा, तो क्यों ऐसा हो रहा है भाई, जो ग्राउंड था वो बहुत बड़ा स्पेस था,
तो उस बड़े स्पेस में 500 बच्चा आसानी से इधर उधर मूव कर सकता था, तो कोलिजन कम था। ठीक है, जब हम लोग छोटा रूम में लेके आए, रूम का स्पेस बहुत कम है, स्टूडेंट उतना ही है, मॉलिक्यूल्स उतना ही है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जब मूव कर रहे हैं तो कोलिजन वहां पे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज हुआ कि जब हम लोग वॉल्यूम घटा देते हैं, तो जैसे ही वॉल्यूम घटाएं तो वहां पे जगह क्या हुआ, कम हुआ, जिसकी वजह से जो कोलिजन विद द वॉल था वो बढ़ गया। नंबर ऑफ कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर वो इंक्रीज किया, और इस इंक्रीज की वजह से प्रेशर क्या हुआ, बढ़ने लगा। हम लोग पढ़े थे कि प्रेशर बढ़ाना क्या बढ़ाना होगा, कोलिजन। तो जैसे हम लोग वॉल्यूम घटाए, जगह कम हुआ, इसकी वजह से कोलिजन बढ़ा, और कोलिजन बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ा। तो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम को बढ़ाने से क्या बढ़ता है, वॉल्यूम को बढ़ाने से बोले, वॉल्यूम को घटाने से क्या बढ़ जाता है, कोलिजन, और इसकी वजह से क्या बढ़ जाता है, ये प्रेशर है, बहुत गंदा सा प्रेशर लिखे हम, प्रेशर। आई होप आप लोग को ये वाला चीज समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मल्टीप्लाई करके अगर इन दोनों को, तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट। देखो हर पॉइंट पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5000, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे 5000, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे 5000। तो ये आया कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो बॉयल्स बोला कि भाई जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के, तो यहाँ से क्या मिला, V1 P1 इक्वल्स टू V1 P1 मत लिखो, हम भी बहुत जल्दी में, ज्यादा ही कुछ जल्दी में हम सोच रहे हैं, इतना जल्दी में भी करा के कोई फायदा नहीं होगा। V इज इक्वल टू KP, यहाँ पे K क्या होगा, कांस्टेंट। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, गंदा सा ही लिखे हैं, क्यों लिखेंगे गंदा सा, जी गंदा ही, कांस्टेंट। तो K हम लोग का क्या है, K हम लोगों का एक एरो तो सही बना है, K हम लोग का क्या है, एक कांस्टेंट है। अगर हम लोग इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालने पे आ जाए तो क्या निकल के आएगा, V तो V और P को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, यानी हमेशा वैल्यू सेम आएगा। तो इससे आया, तो हम लोग चेक करते हैं, हाँ V1 P1 5000, V2 P2 5000, V3 P3 5000, तो हर बार मल्टीप्लीकेशन पे वैल्यूज क्या आया, सेम आया। हाँ भाई सेम आया, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम और प्रेशर का मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा कांस्टेंट आता है, और फिर फॉर्मूला निकल के आता है। बॉयल्स अपना एक फॉर्मूला दे देता है, वो फॉर्मूला होता है V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, V2 P2। नोट में जो चीज लिखोगे वो याद रखना, क्या रखना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करते हो ना, उस समय ध्यान देना कि अगर कोई न्यूमेरिकल है जिसमें आपको क्या बोला गया, जिसमें आपको बोला गया कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब वहां पे आपको पता है कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या कंबाइंड लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, यही सब यूज कर रहे हैं, तो उसमें से आप कौन सा यूज करोगे, क्योंकि वहां पे बोल दिया टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। बॉयल्स जो कंडीशन लिया उसमें भी टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था, तो टेम्परेचर कांस्टेंट सुनते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए, आई विल यूज बॉयल्स लॉ, V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा कर लेना। अच्छा, दो ग्राफ है बॉयल्स लॉ का, तो उस ग्राफ को दूसरे में जाने से अच्छा यही पे थोड़ा सा मिटाते हैं, और उन दोनों ग्राफ को अभी हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे देख के चलते हैं ना। देखो, तो यहाँ पे क्या रखा गया, यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे प्रेशर। तो क्योंकि ये इनवर्सली है, तो इनवर्सली ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके का बनता है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला चीज अभी फिलहाल के लिए है, V और P इस तरीके से। कैसे ये फॉर्म होता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे, वीडियोस का थोड़ा सा टाइम दो। अच्छा ओके, तो यहाँ पे PV लिए और यहाँ पे आप P ले लो अभी फिलहाल के लिए। तो PV और P का ग्राफ बनाना है, तो PV का और P का ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, बिकॉज PV क्या है, कांस्टेंट है भाई, ये तो चेंज नहीं होगा फ्रॉम बॉयल्स लॉ। हम लोग को पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ ग्राफ ऐसा। अच्छा, यहाँ पे अगर प्रेशर की जगह वॉल्यूम होता तो तब भी ग्राफ यही रहता। तो ये टोटल 3 ग्राफ अभी समझ में आया, वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ इस तरीके का, इसका नाम क्या है, हाइपरबोला। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे जो हम लोग रखे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल टू कौन सा एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, एक चीज याद रखना कि PV जहां लिखा हुआ होता है उसके दूसरे वाले के पैरेलल बोलना होता है। जैसे यहाँ पे PV किस में लिखा हुआ है, y एक्सिस में लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे PV का जो ग्राफ होगा पैरेलल टू x एक्सिस होगा, यानी वो y में लिखा हुआ तो x के पैरेलल होगा। अगर PV यहाँ होता और यहाँ पे V होता तब हम लोग क्या बोलते हैं,
तब हम लोग बोल रहे होते हैं पैरेलल, पैरेलल ना लेट नहीं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। बिकॉज पीवी कहाँ लिखा हुआ, पीवी लिखा हुआ इस बार एक्स में, तो हम लोग को पैरेलल बोलना होगा वाई में। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है और बेसिक चीज है, आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इन सबको कॉपी करो। इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग चार्ल्स लॉ, जल्दी से कॉपी करो। ओके, तो चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोग हेडिंग लगाओ चार्ल्स लॉ। अब तक आई होप आप लोग को हर चीज अच्छे से समझ में आया होगा। चार्ल्स लॉ, और अगेन हम गलती से गलत मार्कर उठा लाए, सही मार्कर तो मेरा पॉकेट में है। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, पहले उसको लिखते हैं। दो बार बोलता है चार्ल्स लॉ, ठीक है, एक बार आपका सेल्सियस स्केल के लिए और एक बार केल्विन स्केल के लिए। तो अभी हम लोग किसके लिए लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग केल्विन स्केल के लिए लिखेंगे। तो क्या बोला, एट कांस्टेंट प्रेशर, जो प्रेशर क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस के लिए जो वॉल्यूम होगा वो आपका क्या निकल के आएगा, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आपको क्या बोलना है, एब्सोल्यूट वर्ड बोलना है। अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आपको ये चीज बोलना है, एब्सोल्यूट वर्ड बोलना है। अगर आप एब्सोल्यूट वर्ड नहीं बोलते हो तो टेम्परेचर कौन से स्केल में है ये फिक्स नहीं होता, जिसके से आंसर को आपको काटा जा सकता है। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना। ये किसके लिए है, जब आप केल्विन स्केल के बारे में सोच के एग्जाम में लिखते हो, ठीक है, और एग्जाम में ऐसा बोलता नहीं है कि आपको केल्विन स्केल के लिए लिखना है या डिग्री सेल्सियस के लिए लिखना है, तो आप केल्विन का ही सोच के लिखो, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होता है। जैसा बॉयल था वैसा ही यही है, तो थोड़ा सा आसान पड़ता है, तो आप इसी को यूज करो। जो दूसरा यूज है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सेम बात बोलता है कि भाई एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of gas is P by is increase or decrease, is increase or decrease, वो बढ़ सकता है और घट सकता है। अच्छा, कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, बाय P by 273 parts of इट्स वॉल्यूम। जो भी उसका वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का P by 273 पार्ट इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज होता है विथ एवरी 1 डिग्री, विथ एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बढ़ने और घटने के, हर 1 डिग्री के बढ़ने और हर 1 डिग्री के घटने पे T by 273 पार्ट उसका वॉल्यूम का बढ़ता है या घटता है। ये आपका सेल्सियस स्केल का डेफिनेशन है। तो दोनों ही डेफिनेशन ऐसा नहीं कि टफ है, ये भी आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। कांस्टेंट प्रेशर रखना है, वॉल्यूम जो होगा गिवन मास ऑफ गैस का वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अच्छा, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज, T by 273 पार्ट, जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है उस ओरिजिनल वॉल्यूम का T by 273 पार्ट इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। अच्छा, कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, विथ एवरी 1 डिग्री। जब भी हम लोग 1 डिग्री क्या करेंगे, राइज करेंगे तो T by 273 पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। 1 डिग्री फॉल करेंगे, घटा देंगे टेम्परेचर, तो T by 273 डिक्रीज कर जाएगा क्या, वॉल्यूम। तो ये इस तरीके से। और यहाँ पे क्या बोला है भाई, जो वॉल्यूम है जो टेम्परेचर है दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अपना कंटेनर वाले पिस्टन वाले डायग्राम के साथ। तो इस पिस्टन वाले डायग्राम में हम लोग क्या किए हैं, बहुत सारा छोटा 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 हम लोग क्या लगाए, गैसियस मॉलिक्यूल लिए और नीचे से लगा दिए हीट। तो अच्छा, हीट लगाने से पहले, हीट नहीं करते हैं, हीट करने से पहले हम लोग को पता है यहाँ पे क्या होगा, एक रेगुलेटर होगा जो प्रेशर बता रहा होगा और एक रेगुलेटर होगा जो टेम्परेचर दिख रहा है। तो आप लोग को यहाँ पे एक रेगुलेटर होगा जो टेम्परेचर देखेगा, एक रेगुलेटर प्रेशर देखेगा।
प्रेशर का डायल को हम लोग क्या कर देंगे, इस बार हम लोग इसको कर देंगे कांस्टेंट, कि भाई कुछ भी हो जाए प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, घटना नहीं चाहिए, प्रेशर जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब हम नीचे से क्या करेंगे, अब हम नीचे से हीट करना, अच्छा नीचे से अभी भी हम हीट नहीं करेंगे, बहुत जल्दी हो जा रहा है हमको हीट का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इनिशियली, हम लोग स्टार्टिंग में वॉल्यूम रखे V1 जिसका लेट से वैल्यू 400, तो वैल्यू 400 था। अच्छा स्टार्टिंग में रखे हम लोग टेम्परेचर 10, ठीक है, टेम्परेचर सिंपल, तो V1 और T1 हुआ। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर को क्या किए, एक कंडीशन आया, कंडीशन 1 है ना, पहला कंडीशन मिला, जिस कंडीशन में हम लोग वॉल्यूम को क्या किए, हम लोग लेट से कि वॉल्यूम को नहीं, हम लोग टेम्परेचर को पहले सोचते हैं, तो हम लोग टेम्परेचर को क्या किए 20 कर दिए, टेम्परेचर को बढ़ा दिए, यानी हम लोग नीचे से अब करेंगे हीट। तो अब हम लोग नीचे से क्या किए, हीट किए। तो जैसे ही हम लोग हीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये गैसेस मॉलिक्यूल को क्या मिलेगा, याद करो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जल्दी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बोले थे कि जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है, एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी, ये एब्सोल्यूट बोले एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या बढ़ेगा, मोशन बढ़ने से क्या बढ़ेगा, कोलिजन, पक्का। तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, मोशन बढ़ा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया। अच्छा कोलिजन जब बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, प्रेशर, सही बोल रहे हैं, कोलिजन जब बढ़ा तो वहां पे क्या बढ़ता है, प्रेशर। बट अनफॉर्चुनेटली प्रेशर को हम लोगों को क्या रखना है, कांस्टेंट, कुछ भी हो जाए प्रेशर बढ़ नहीं सकता है, यानी जितना पहले प्रेशर था उतना ही प्रेशर रखना है, और प्रेशर को सेम रखने के लिए क्या रखना होगा, कोलिजन को हम लोग को सेम रखना होगा। और अगर देखो रूम सेम है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर हर हाल में बढ़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम बढ़ाएं तो मोशन बढ़ जाएगा और यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होने लगेगा। तो हम लोग जैसे ही प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो इसके लिए पिस्टन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली पिस्टन खुद क्या करते हैं, अपने आप को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेता है। अब जैसे ही अपने आप को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा तो शिफ्ट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल को ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, जैसे स्पेस ज्यादा मिलेगा तो जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो अपने आप क्या होगा, घट जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ हम बोलना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा तो उससे क्या बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी, उससे क्या बढ़ा, मोशन, ठीक है, उससे क्या बढ़ा, कोलिजन। लेकिन कोलिजन से प्रेशर बढ़ जाता बट हमको सेम रखना था, तो हम लोग क्या किए, स्पेस को बढ़ा दिए। जैसे स्पेस बढ़ा तो नंबर ऑफ कोलिजन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। छोटा जगह में ज्यादा मोशन ज्यादा कोलिजन, वही जगह बड़ा सेम मोशन में कम कोलिजन। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, उससे क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी, उससे क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ कोलिजन। कोलिजन से प्रेशर ना बढ़े इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि जैसे ही हीट देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वॉल्यूम हम लोग का इंक्रीज कर जाता है। सेम सोचो ना, देखो एक और सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, ये वाला कुकर वाला, जो कुकर होता है हम लोग का, तो कुकर में जो हम लोग पानी गर्म या कोई भी खाना वगैरह बना रहे होते, तो जैसे ही वो गर्म होना स्टार्ट होता है अंदर का गैस, तो गैस का हम लोग क्या बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ा दें। टेम्परेचर बढ़ने से गैस के अंदर क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, क्लियर है। लेकिन प्रेशर कुकर में भी हम लोग चाहते कि एक लिमिट तक ही प्रेशर रहे, ऐसा ना हो कि प्रेशर अचानक से बहुत ज्यादा हो जाए। तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो क्या कर सकता है, कुकर ब्लास्ट भी कर सकता है। तो इसलिए उसके ऊपर में एक कैप लगा हुआ रहता है। वो कैप क्या करता है कि अगर अंदर में बहुत ज्यादा ये हो रहा है, प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ गैस को ही कम कर देता है। वो कुकर का वॉल्यूम तो बढ़ा नहीं सकता, तो वो इनडायरेक्टली क्या करता है, गैस को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से अंदर में अपने आप क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन कम हो जाता है, जिस वजह से नंबर ऑफ प्रेशर कम हो जाता है। सोचो ये रूम है, रूम में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत आंख बंद करके सब मूव कर रहे हैं, तो जब मूव कर रहा था नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर और बढ़ाए, सबको बोले कि और स्पीड में दौड़ो, तो वो लोग और स्पीड में दौड़ने लगा और ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होने लगा। हम लोग को क्या करना था, रोकना था, तो हम लोग उसमें से 10 बच्चों को क्या किए, रूम से बाहर निकाल दिए। तो अब बच्चा नंबर ऑफ कम हो गया तो उसी मोशन में नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सेम लॉजिक चलता है प्रेशर कुकर में कि जहां देखते हैं गैस का वॉल्यूम बढ़ गया है, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो रहा है, तो प्रेशर ज्यादा होगा, इस वजह से गैस को ही क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर निकाल देगा। सीटी ऊपर उठता है, गैस बाहर निकल जाता है, अंदर में प्रेशर मॉडरेट हो जाता है, वापस से सीटी नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये चलता है बाहर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि जो ये बढ़ा तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, 800 हो गया, 800 होगा। तो टेम्परेचर बढ़ा है तो हाँ ठीक है 800 होगा, ओके। तो इस पूरे से हम लोग को क्या पता चला कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका टेम्परेचर का। प्रोपोर्शनैलिटी अभी हटाए तो क्या है, तो बाबू के आया था, के आपका क्या था, के आपका
कांस्टेंट था। अच्छा, के का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग को पता चल गया कि जब भी हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आई होप आप लोग को दिख रहा हो यहाँ तक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो वॉल्यूम बाई टेम्परेचर, तो जब भी हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा कांस्टेंट, सेम आएगा। आप यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लो, आप जब भी चेक करोगे तो आपको मिलेगा 40, यहाँ पे आप डिवाइड करके चेक करोगे आपको मिलेगा 40, तो जब भी आप डिवीजन करोगे वॉल्यूम और टेम्परेचर का तो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। और यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। जो नोट में और एक चीज याद रखोगे वो क्या रखोगे कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए भैया कांस्टेंट, प्रेशर क्या होना चाहिए कांस्टेंट। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में खुद से बोल रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर रिमेन अनचेंज, प्रेशर विल बी सेम, तो इस तरीके से हम लोग को समझ में आ गया कि वहां पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, चार्ल्स लॉ, और इस फॉर्मूला से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे एक बार और इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग को आई होप इतना समझ में आया, बस इतना ही समझ लो काफी है मेरे लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग ग्राफ को। ग्राफ यहाँ पे भी सेम हम लोग बनाएंगे उसी तरीके से। अच्छा, एक चेंज है, छोटा सा चेंज है, अचानक से भी दिमाग में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं वो किसका है, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे है, एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहला वाला जो ग्राफ है ना, इसमें टेम्परेचर किसमें है, याद रखना, इसमें जो हम लोग टेम्परेचर लिए कौन से स्केल में लिए है, केल्विन। तो इसका ग्राफ हम लोग ऐसे बना सकते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर इस तरीके से। ठीक है, दूसरा हम लोग का डेफिनेशन ये वाला था, तो हम लोग एक बार और ग्राफ को बनाएंगे। ये है आपका वॉल्यूम और ये है आपका टेम्परेचर, बट स्केल कौन सा है, सेल्सियस। ठीक है, तो सेल्सियस में जो आपका जाएगा वो ऊपर से जाएगा, ये इस तरीके का ग्राफ बनता है। यहाँ पे जो पॉइंट आता है इसको बोला जाता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि अगर आपका केल्विन में है तो आप डायरेक्टली ऐसे बना दो, सेल्सियस में है तो थोड़ा सा पीछे से करके बनाना। और अगर ग्राफ देता है एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेल्सियस स्केल का ग्राफ है, ये केल्विन स्केल का ग्राफ है। ठीक है, तो ऐसे तो डिफरेंशिएट करने देता नहीं है, बट इनकेस दे दे, क्या पता क्या होने वाला है इस साल बोर्ड्स में। ठीक है, और क्या ग्राफ बनता है, तो एक कांस्टेंट वाला जो ग्राफ है वो भी हम लोग बना ही लेते हैं, छोटा सा ग्राफ V बाई टी, और यहाँ पे क्या ले, यहाँ पे टेम्परेचर ले लेते हैं, तो V बाई टी और T का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक और छोटा सा ग्राफ ले ही लेते हैं, कौन सा, V बाई टी, और यहाँ पे क्या दे देते हैं, यहाँ पे V दे देते हैं, तो यार इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे इस ग्राफ को, इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास करने वाला। ठीक है, इसको, और यहाँ पे जो वॉल्यूम रहता है ये एक्चुअली में रहता है 22.4 लीटर। खैर, तो ये सब चीज आगे की बात है, अभी वो नहीं भी समझ में आया तो चलेगा। और ये तो आपका पैरेलल टू, अगर यहाँ कांस्टेंट है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे कांस्टेंट होता है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, पिछले वाले ग्राफ में क्या गलती करते हैं क्या, नहीं, हाँ पिछले वाले ग्राफ में पता नहीं, हमको ध्यान में नहीं है, हम वहां पे इस तरीके का कोई ग्राफ दिखाए थे क्या, देखना तो एक बार, PV और P, यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट लिख के ऐसा ग्राफ बना दिए तो ये गलत है। ठीक है, हम शायद गलती से इस तरीके का ग्राफ बना दिए, क्योंकि वहां पे अगर कांस्टेंट यहाँ लिखे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये वाला चीज एक देख लेना, तो थोड़ा सा ये चेक करके हमको बता देना, तो अगर होगा तो हम इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, ठीक क्या करेंगे, मतलब दे देंगे शॉर्ट वीडियो, जिससे हम लोग ये गलती को समझ पाए। कोई गलत पढ़ के चला गया तो क्या होगा। ओके, तो ये चीज हम लोग को समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन लॉ देखेंगे कि भाई बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके किस तरीके से लॉ आता है। तो जल्दी से देखो, कंबाइन फॉर्म ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स और चार्ल्स से कंबाइन करके कैसे आता है, तो हम लोग को पता है कि जो वॉल्यूम है, ऐसे मत लिखना, एग्जाम में लिखना फ्रॉम बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ से आया वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर,
दूसरा फ्रॉम चार्ल्स का लॉ, वहां से आया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, कंबाइन बॉयल एंड चार्ल्स लॉ, तो इससे आता है हम लोगों का वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी, टी बाई पी। ये वाला चीज आप लोग को बनाना है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। ठीक है, आई होप वहां तक हो गया। इसको थोड़ा सा मिटा दे, इस क्वेश्चन को इतना मिटाने से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखो, तो हम लोग के पास है ना, हम लोग बोल सकते हैं, उसके बाद नीचे में लिख देना। ठीक है, तो हम लोग के पास है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। तो जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो वहां पे क्या आता है बाबू, वहां पे एक इक्वल टू आता है, साथ में एक कांस्टेंट आता है टी बाई पी। अगर हम लोग इस कांस्टेंट के का वैल्यू निकालेंगे तो इस कांस्टेंट के का वैल्यू क्या आएगा, के का वैल्यू जल्दी से बताओ। के का वैल्यू आएगा, ये पी जाके मल्टीप्लाई होगा और ये टी नीचे डिवाइड होगा, तो ये हो गया पी वी बाई टी। सही बोल रहे हैं, ये टी बाई पी उधर जाके क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो टी बाई टी जाके उधर क्या हुआ, टी बाई पी उधर जाके क्या हुआ, टी बाई टी बन गया। तो के इज इक्वल टू पी वी बाई टी क्या आता है, कांस्टेंट। तो अब हम लोग बोल सकते हैं नाउ कि भाई पी वन वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू बाई टी टू। ओके, तो ये लॉ आपको कब इस्तेमाल करना है, या ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, जब ना ही टेम्परेचर और ना ही प्रेशर कुछ भी कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में नहीं बोलेगा। जब भी आपको कुछ भी कांस्टेंट नहीं बोलेगा तब आपको P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 यूज करना है। इसको तो हम लोग देख रहे होंगे दूसरे पार्ट में, बट अभी के लिए इतना दिमाग में रखो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सारा चीज अच्छा से समझ में आया होगा कि कैसे कंबाइंड लॉ बन रहा है। ठीक है, तो यार वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना, दोस्तों के साथ हाइप कर देना। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करो, इसका छोटा छोटा 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, जल्दी से उसको कवर करते हैं जल्दी से। ओके, तो चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोग हेडिंग लगाओ अवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ अवोगाड्रोस लॉ। मार्कर तो फिर से हम गलत ही लिए हैं, बट ठीक है, इसी को भी यूज करते हैं। ओके, तो अवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है, बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा बात ये बोल के गया पर्सन। ठीक है, ये क्या बोला है कि 2 कंटेनर लीजिए, कंटेनर 1 कंटेनर 2। इन दोनों कंटेनर के अंदर सेम क्या होगा वो सुन लो पहले अच्छा से, सेम क्या होगा और क्या सेम नहीं रखना है। तो इसका जो प्रेशर होगा और इसका जो प्रेशर होगा सेम होना चाहिए, इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा वो सेम होना चाहिए। इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा, इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा वो भी सेम वॉल्यूम सेम। हाँ वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम के बारे में अभी मत बोलो। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर क्या होगा सेम होगा, टेम्परेचर क्या होगा सेम होगा। डिफरेंट क्या होगा, तो डिफरेंट में बोला है कि इसके अंदर मान लो कि आप O2 ले लिए, O2, और इसके अंदर आप लेट से N2 ले लो, या आपको कोई भी जो दिल कर रहा है आप वो गैस लो, जरूरी नहीं कि आपको N2 ही लेना है। ठीक है, अगर आपको दिल कर रहा है कि भाई मेरे को वाटर वेपर लेना है H2O, तो आप H2O ले लो, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो गैस लो। ठीक है, कोई इससे रोक तो नहीं है। तो वो गैस बोलता है कि पहले में आप क्या करो, कोई गैस ले लो, दूसरे वाले में आप दूसरा कोई गैस ले लो, और दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये अपना लॉ, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिफरेंट नेचर ऑफ गैसेस, अलग अलग नेचर वाला गैस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आता है लॉ, वो लॉ में ये बोलता है कि इक्वल अगर हुआ क्या वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, दुनिया का कोई भी गैस हो बस उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्टिंग में वो क्या बोला था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, दुनिया का कोई भी गैस हो उनका अगर वॉल्यूम सेम है, प्रेशर टेम्परेचर हम लोग पहले से सेम रखें, अगर वॉल्यूम भी सेम रहा तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा वो भी क्या रहेगा सेम रहेगा। बाद वो मॉलिक्यूल्स को हटा के क्या बोल देता है मोल, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल। तो मोल बोल सकते हो आप, या फिर आप क्या बोल सकते हो मॉलिक्यूल बोल सकते हो, फिलहाल दोनों ही सेम, एटम नहीं बोल सकते हो।
एटम नहीं बोल सकते हो भाई, एटम बोलने से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, एटम नहीं बोलना। मॉलिक्यूल बोलोगे उसको भी टिक कर दिया जाएगा, मोल बोलोगे वहां तक भी, मोल तो सही है, मॉलिक्यूल बोलोगे वहां तक भी सही है, बट एटम बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अवोगाड्रो बहुत सिंपल सा लॉ दिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम लोग वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। क्लियर, बस इतना ही है, ज्यादा अभी नहीं जानना है अवोगाड्रो के बारे में। अवोगाड्रो अपना एक नंबर भी दिया था, फिलहाल के लिए अभी क्या करोगे, अवोगाड्रोस नंबर बोल के इसको पढ़ लो। अवोगाड्रोस नंबर जो कि कितना है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। दिस नंबर इज नोन एज अवोगाड्रोस नंबर 6.023, ठीक है। तो इतना जो दिक्कत होता है हम लोग को बोलने में, ये ना हो इसके लिए वो क्या किया, Na कर दिया। Na का मतलब क्या है, अवोगाड्रोस नंबर। तो जहां जहां आपको अवोगाड्रोस नंबर बोलना है, यानी 6.023 ये बोलना, उसकी जगह आप क्या बोलो, Na। Na का मतलब 6.023, ठीक है। तो ये वाला चीज, ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम जानबूझ के नहीं करे, गलती से हो रहा है, ऐसा नहीं हम जानबूझ के करें, ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पे आता है एक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। मेजर क्वेश्चन हम लोग का ऑलमोस्ट खत्म हो गया, छोटा मोटा चीज बचा होगा। आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस वो गैस होता है जो हम लोग एक ऐसा गैस जो ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे, बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, अवोगाड्रो हो, या और भी गैस के ऊपर अगर कोई लॉ बनाया है जो हम लोग के सिलेबस में नहीं है बट है, एग्जिस्ट करता है, उन सारे लॉ को फॉलो करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या है, एक ऐसा गैस है, इमेजिनरी है, ऑफकोर्स इमेजिनरी चीज है, ऐसा तो होगा नहीं, a gas which obeys all gas law, सारा गैस लॉ को, ठीक है, ऑल गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब सिंपल से ऐसा सोचो कि हम लोग सोच रहे हैं कि भाई विराट कोहली हर मैच जिता दे, हर मैच, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई भी प्रेशर हो, विराट कोहली हर मैच जिता दे। तो दिस इज द आइडियल सिनेरियो। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, कि आईपीएल में 16 मैच हुआ, 16 का 16 मैच में विराट कोहली ऐसा परफॉर्म किया कि हर मैच आरसीबी जीत गया, ऐसा हो सकता है, बट ये आइडियल सिनेरियो, ऐसा हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो गैस, एक ऐसा गैस जो हर कंडीशन पे, हर सिचुएशन में फॉलो करेगा, क्या करेगा, ओबे करेगा, मानेगा। किसको मानना है, ऑल गैस लॉ को मानना है, ठीक है। अ गैस विच ओबे, सारे गैस लॉ को फॉलो करना है, गैस लॉस को फॉलो करना है, मान लेना है, अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे। क्या रियलिटी में कोई आइडियल गैस होता है, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, बट हाँ, नोट गैसेस बिहेव्स एज आइडियल गैस at high temperature and low pressure। जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा और प्रेशर बहुत कम होगा, उस टाइम में जो गैसेस का बिहेवियर होगा वो आइडियल हो सकता है, वो आइडियल गैस के जैसा बिहेवियर होगा। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई, प्रेशर क्या होना चाहिए, लो। इस सिचुएशन में गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस। तो इसको नोट में याद रखना, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये सब आता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये आइडियल गैस समझ में आया। क्या रियल लाइफ में कोई ऐसा गैस होता है जो इस तरीके से बिहेवियर शो करे, तो इसका आंसर है नो। रियल लाइफ में क्या होता है, रियल गैस होता है। और अगर पूछेगा भाई कि रियल गैस क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि रियल गैस वो गैस होता है विच डू नॉट ओबे ऑल गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और निकल के आता है, आइडियल गैस रियल गैस के बीच का डिफरेंस पूछता है। डिफरेंस तो आप ये बोल ही दोगे, रियल गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेव क्यों नहीं करता है, रियल गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेव क्यों नहीं करता है। तो एकदम स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और वहां पर हम बोले थे कि ये क्या है, अजम्पशंस है। अजम्पशन का मतलब मान लो ऐसा होता है, लेकिन रियलिटी में वैसा नहीं होता है। तो रियलिटी में 2-3 पॉइंट्स है वो वायलेट होता है काइनेटिक थ्योरी का। ये गैसेस हैव कंसीडरेबल वॉल्यूम, गैसेस का क्या होता है, अपना खुद का कुछ वॉल्यूम होता है। हम लोग क्या माने थे, नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ना के बराबर वॉल्यूम होता है। इस वजह से हम लोग का रियल लाइफ में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या माने थे कि गैसेस मॉलिक्यूल डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं होता, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। आई होप ये लिखा है, बट रियल लाइफ में क्या होता है, देयर इज अ
अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। इसी वजह से गैसियस मॉलिक्यूल्स आइडियल बिहेवियर शो नहीं करता। तो ये रीजन है हम लोगों का, व्हाई गैसियस मॉलिक्यूल्स डू नॉट बिहेव एज एन आइडियल गैस। दीज आर द रीजन, दीज टू रीजंस लिख दोगे आपको आराम से वो लोग 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, मिल जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम आता है, ज्यादातर तो शॉर्ट में आएगा या फिर आपका न्यूमेरिकल से आना है, ठीक है। तो अच्छा से इन सब थ्योरी को दिमाग में रखो। एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। ऑफ कोर्स यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब केल्विन स्केल है, बट ये वो बात नहीं है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो स्केल बोलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है, या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है अ टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर एट विच द टोटल काइनेटिक एनर्जी of molecule of is almost क्या almost हाँ हो ही जाता है almost zero। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा मॉलिक्यूल्स का वो लगभग क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का जीरो हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और ये कितना पे होता है? नोट में क्या लिखोगे? अगर हम लोग सेल्सियस में बात करेंगे तो ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा बुक फॉलो करोगे तो आएगा -273.14, ठीक है। और केल्विन में अगर बात करेंगे तो ये होता है 0K। 0K यानी ओके नहीं है, 0K का मतलब है 0 केल्विन, ठीक है। तो 0 केल्विन वो ओके बोल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। कभी कभी कंफ्यूजिंग करके क्वेश्चंस देता है कि भाई पूछ लेते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, और ऑप्शन में दे देता है 273K, -273K और 0 डिग्री सेल्सियस और -273 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप आप लोग को ये सारा छोटा छोटा चीज समझ में आया होगा। कोई ऐसा टॉपिक तो मिस नहीं कर रहे हैं। एक गेल-लुजैक्स लॉ है, वो हम लोग का सिलेबस में ऐसा है नहीं डिटेल में, और सिर्फ इतना दिमाग में रखना कि गेल-लुजैक्स लॉ और चार्ल्स लॉ सेम है। चार्ल्स लॉ आपको बोला वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गेल-लुजैक्स लॉ बोलता है कि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर एग्जाम में कहीं पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहा जहां पे पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, जब वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे और प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन करेंगे तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गेल-लुजैक्स लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। ओके, दो छोटा चीज है बच गया, इसको हम लोग देख लेते हैं। मोलर मास और मोलर वॉल्यूम। तो लास्ट टाइम हम शायद बताए थे मोल से। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट क्या है। मोल कॉन्सेप्ट है कि 6.022 × 10⁻23 पीस होना चाहिए। तो मोलर मास का मतलब होता है एक मोल, कोई भी चीज दुनिया में कोई भी चीज ले लो, अगर उस सब्सटेंस का एक मोल मेरे पास है उसका जितना मास होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास। इट्स लाइक कि ना 12 पीस अंडा लो और उस 12 पीस अंडा का वजन करो, 12 पीस अंडा का जितना वजन आएगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मोलर मास। तो 12 की जगह क्या कर लो? Na 6.022 × 10⁻23। तो इतना पीस कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल लेते हैं या कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं और उसका हम लोग वजन करते हैं, मास निकालते हैं, जो मास आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। क्यों मोलर बोलते हैं? क्योंकि इसका मतलब ही होता है 1 मोल। इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल। तो 1 मोल किसी भी चीज का मास को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो लिखोगे द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। यहां पे मिटाते हैं, इज कॉल्ड मोलर मास। बस इतना दिमाग में रखो। मोलर मास निकालने वैसे भी हम बताए हैं। मोलर वॉल्यूम यहां पे मिटा के लिख देते हैं जल्दी से। मोलर वॉल्यूम, तो ये भी होता है वही सेम चीज। द वॉल्यूम ऑफ, मास की जगह वॉल्यूम कर दो, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले लो, उस सब्सटेंस का क्या निकालना है?
1 मोल का वॉल्यूम निकालना है। अच्छा, एक चीज याद रखना, मास इंडिपेंडेंट होता है, मास को प्रेशर से, टेम्परेचर से, वॉल्यूम से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। बट वॉल्यूम को भी हम लोग जानते हैं लेना देना है, प्रेशर से भी लेना देना है, टेम्परेचर से भी। तो हम लोग को बोलना पड़ता है एट एसटीपी कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। और इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू आता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज याद रखना। अच्छा, अभी हमको याद आया कि यार आइडियल गैस इक्वेशन हम नहीं दिए। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। इसका डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ पे लिख देते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। ये क्या है आपका, ये है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसका डेरिवेशन जो होगा नोट्स में होगा, एक बार उसको देखना, ठीक है। तो एक बार देखना, आपको समझ में आएगा। जो चीज है वो है आर के बारे में। तो आर क्या है, आर है आपका कांस्टेंट, और छोटा मोटा कांस्टेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा कांस्टेंट है, देख लो कितना बड़ा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो बहुत बड़ा लेवल का कांस्टेंट है, ठीक है। इसका 2 वैल्यूज आता है, एग्जाम से पूछता है, तो वैल्यूज याद रखना। आर का वैल्यू आता है 8.314 और ये होता है आई थिंक ये जूल पर मोल केल्विन, ये है। और एक है आर का वैल्यू 0.082 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। तो ये थोड़ा सा याद रखना, प्लीज इसको याद रखना, ये पूरा को हम बोल रहे हैं। ये 1 मार्क्स में क्या पता आप लोग को डायरेक्टली पूछे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू बताइए। एनर्जी वाला, ये वाला वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी वाला वैल्यू। तो एनर्जी वाला वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा, जूल की जगह अर्ग यूज करेगा, कभी कभी क्या करता है ना, यहाँ पे अर्ग यूज करता है, तो अर्ग यूज करने से कुछ नहीं होगा, 8.314 ही रहेगा, साथ में 10 का पावर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई गेस 7 ही है अर्ग पर मोल केल्विन। तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज को याद कर लेना। एंड आई गेस कि हम ऑलमोस्ट सारा टॉपिक इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पॉइंट से था वो कवर किए हैं। इन केस अगर कुछ मिस कर गया होगा तो प्लीज मेरे को थोड़ा सा रिमाइंडर देना, कोई शॉर्ट वीडियो या किसी में जो दूसरा ही वीडियो होगा उसमें ऐड कर देंगे, तो उससे पहले आइडिया दे दोगे तब ना, ठीक है। तो जल्दी से मेरे को आइडिया दे देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरीके का न्यूमेरिकल्स आता है और कैसा न्यूमेरिकल्स हम लोग करके जाना चाहिए। बेसिकली हम जो PYQ क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल्स का कोशिश करेंगे उनको ही करवा दे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। और वो जो हाइप वाला ऑप्शन है प्लीज उसको हाइप कर देना, ज्यादा लोग देख पाएगा हमारा वीडियो को। देख रहे हो कितना मेहनत लगता है, ठीक है, टाइम लगता है चीजों को बनाने में, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।